एवरीवन वेलकम टू द चैनल सी एस लॉ इनसाइड। मेरा नाम है आयुष कुमार घोष एंड आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 1 रिवाइज सीए इंटरमीडिएट का, जिसका नाम है प्रीलिमिनरी। एंड इसमें सिर्फ तुम्हें दो ही सेक्शंस पढ़ने होते हैं, सेक्शन 1 प्लस सेक्शन 2। मेनली अगर बात करें तो ये चैप्टर ना बेसिक्स बताता है कंपनी के बारे में। एंड इसमें बहुत कुछ चीज़ जो तुमने फाउंडेशन में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बस वही चीज़ है, कुछ एक्स्ट्रा नई चीज़ें जो हम लोग इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसके बाद एक दिन 2 दिन के बाद फेमा का रिवीजन मैं करवाने वाला हूँ। एंड वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उससे कैसे पढ़ना है मॉड्यूल से वो भी मैं उस वीडियो में बताऊँगा। सो इसलिए सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो और कमेंट में लिख के बताना कि इंटरप्रिटेशन तुमको कैसा लगा। तो सबसे पहले कुछ ओवरव्यू देखते हैं, कुछ बेसिक समझते हैं कंपनी के बारे में। हम लोग पढ़ रहे हैं कंपनीज एक्ट 2013। क्वेश्चन ये आता है कि कंपनीज एक्ट में इस कंपनी का मतलब क्या है और ये कंपनी का मतलब क्या है, प्लस इस कंपनी का नीड क्या था, मतलब कंपनी आया क्यों और कंपनी का नीड क्या है, कब आया, ये सब हमें पहले बेसिक समझना होगा। तो सबसे पहले देखो, एक इंसान जब पहले बिजनेस करता था ना, तो मेनली वो करता क्या था, बिजनेस करने के लिए वो मेनली एक सोल प्रोप्राइटरशिप जैसा दुकान खोलता था एंड बिजनेस स्टार्ट करता था। बट यहाँ पर दिक्कत क्या हो रहा था, अगर बिजनेस में उसने डेप्ट लिया, कर्जा लिया, लोन लिया एंड वो डेप्ट को नहीं चुका पाया, यानी बिजनेस में उसको लॉस हो गया, तो इस डेप्ट को रीपे करने के लिए इस इंसान को अपना घर, सारे एसेट्स, पर्सनल एसेट्स वगैरह भी बेचने पड़ते थे, यानी ये इंसान बिक जाता था। तो लोग ना बिजनेस करने से डरते थे कि अरे यार बिजनेस में लॉस हुआ तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। तो सरकार ने इसलिए एक नया तरीका बनाया, एक नया एंटिटी तैयार किया, कंपनी। और सरकार ने बोला कि अब तुम कंपनी खोल कर बिजनेस करो। इसमें क्या होगा, तुम्हारा लायबिलिटी लिमिटेड रहेगा, यानी अगर तुम्हारा कंपनी पैसा नहीं चुका पाता है, रीपे नहीं कर पाता है, तो तुम्हारा लायबिलिटी कुछ अमाउंट तक लिमिटेड रहेगा। उसके बाद तुम्हारा घर, एसेट्स वगैरह लायबल नहीं होगा रीपे करने के लिए। तो फिर लोग जो है बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा लोग करने लगे। अब इस तरह ये कंपनी का जन्म हुआ। एंड अगर हम लोग बात करें आगे कि कंपनीज एक्ट 2013 क्या ये पहला फर्स्ट लॉ है कंपनी के ऊपर इंडिया में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इससे पहले कंपनीज एक्ट 1956 एक एक्ट हुआ करता था जो बहुत पुराना हो गया, उसको चेंज करने के लिए नया एक्ट लाया गया था 2013 में। एंड एक बात मैं तुम्हें बताऊं, 1956 से भी पहले शायद 1913 में, डेट एग्जैक्टली मेरे को ईयर याद नहीं है, उस समय भी कोई एक एक्ट हुआ करता था कंपनी के ऊपर। तो यानी कंपनी के ऊपर इंडिया में बहुत पहले से एक्ट है। ये एक्ट जो आया 2013 में, ये अभी सबसे नया वाला है जो अमेंड होकर आया अभी के हिसाब से। अब कंपनीज एक्ट में जो कंपनी है उसका एग्जैक्ट डिफिनेशन क्या है, मतलब एग्जैक्ट उसका मीनिंग क्या है। तो देखो, सेक्शन 2 क्लॉज 20 इसी एक्ट का, कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 2 क्लॉज 20 बात करता है कंपनी के बारे में, कंपनी को डिफाइन करता है। और इसके डिफिनेशन के अकॉर्डिंग पता है कंपनी क्या होता है, कंपनी एक ऐसा एंटिटी होता है जो रजिस्टर हुआ है अंडर कंपनीज एक्ट 2013 या फिर प्रीवियस कंपनी लॉ, यानी कोई एक ऐसा एंटिटी जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर हुआ है या फिर कोई प्रीवियस कंपनी लॉ, जैसे कि रिलायंस 1956 का कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर हुआ है, तो वो भी कंपनी डिक्लेयर किया जाएगा। अब ये तुमने फाउंडेशन में भी पढ़ा था कि कंपनी का डिफिनेशन यही है कि ऐसा कंपनी जो इंडिया में इस एक्ट के अंदर 2013 वाले या पुराने कंपनी लॉ में रजिस्टर हुआ है। बट यहाँ पर अब तुम इंटर में आ चुके हो, तो अब तुम्हें हर एक चीज़ के बारे में डिटेल समझना होगा, मतलब अब हर एक लाइन के अंदर घुसना होगा। और अगर तुम मेरे जैसा सेल्फ स्टडी स्टूडेंट हो तो तुम्हें इंटरप्रिटेशन अच्छे से करना होगा। अब देखो इसमें इंटरप्रिटेशन क्या है, इस डिफिनेशन से क्या फॉरेन कंपनी को कंपनी हम लोग मानेंगे? बिल्कुल नहीं। साफ साफ डिफिनेशन में लिखा हुआ है, एक ऐसा कंपनी मीन्स एक ऐसा कंपनी जो इंडिया के कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर हुआ है या इंडिया में कोई प्रीवियस कंपनी लॉ है उसके अंडर रजिस्टर हुआ है, उसी को हम लोग कंपनी मानेंगे इस एक्ट के अंदर, और उस पर ही सारे प्रोविजंस लगने हैं।
बट एक फॉरेन कंपनी भले ही वो फॉरेन में बना है, फॉरेन कंपनी कहाँ बना है, फॉरेन में, तो वो अपने एक्ट में बना होगा ना। अमेरिका का कोई कंपनी है एप्पल, तो वो अमेरिकन कंपनीज एक्ट में रजिस्टर हुआ होगा और इंडिया में आके बिजनेस कर रहा है, तो क्या वो इंडिया के कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर हुआ है, नहीं। क्या इंडिया के कोई प्रीवियस कंपनी लॉ में रजिस्टर हुआ है, नहीं। तो उसको क्या हम लोग कंपनी मानेंगे इस एक्ट के अंदर, तो हम उसको कंपनी नहीं मानेंगे। तो क्या उस पर कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस लगेंगे, तो उस पर नहीं लगेंगे। ये नॉर्मल सा बात, इस लाइन से ये इंटरप्रिटेशन निकल के आ रहा है। बट क्वेश्चन ये आता है, क्या रियलिटी में फॉरेन कंपनी पे, फॉरेन कंपनी को हम कंपनी नहीं मानते और या इस पे प्रोविजंस नहीं लगते, तो ऐसा नहीं है। कंपनीज एक्ट में अलग से सेपरेट फॉरेन कंपनी के ऊपर प्रोविजंस बनाए गए हैं और वो तुम्हें चैप्टर्स में पढ़ने में, अगर तुम अपना कंटेंट खोल के देखोगे सीए इंटर का, तो उसमें तुम्हें दिखेगा कंपनी रजिस्टर आउटसाइड इंडिया। वो तुम्हें एक पूरा चैप्टर ही पढ़ना होगा जिसमें तुमको बताया जाएगा कि फॉरेन कंपनी पे कौन कौन से प्रोविजंस लगेंगे। बट यहाँ मैंने डिफिनेशन का इंटरप्रिटेशन किया कि यहाँ पर वो फॉरेन कंपनी को कंपनी डिक्लेयर ही नहीं कर रहा, वो मान ही नहीं रहा फॉरेन कंपनी को कंपनी, वो सिर्फ इंडियन कंपनी को ही कंपनी मानता है, कंपनीज एक्ट 2013। ये हुआ इंटरप्रिटेशन, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग अपने सेक्शंस पे। एक और बात ध्यान रखना, चलो लिखो लिखो लिखो, नोट्स मेरे साथ साथ लिखना, ठीक है। सेक्शन वन चार चीज़ों के बारे में बात करता है। सबसे पहला टाइटल। टाइटल बोले तो इस एक्ट का नाम क्या होगा, तो ऑब्वियस सा बात है कंपनीज एक्ट 2013 इस एक्ट का नाम है। दूसरा बात करता है एक्सटेंड। एक्सटेंड मतलब ये एक्ट कहाँ लगेगा, तो देखो इंडिया में बनाया हुआ एक्ट इंडिया पे ही लगेगा, तो ये पूरे इंडिया पे अप्लीकेबल है, होल ऑफ इंडिया। ये एरिया वाइज बात कर रहा है कि एरिया वाइज पूरे इंडिया पे लगना है। फिर बात करते हैं कमेंसमेंट। कमेंसमेंट बोले तो ये एक्ट आया कब, तो देखो दो डेट यहाँ याद रखना। एक 29 अगस्त, जिस दिन प्रेसिडेंट ने साइन किया, और उसके नेक्स्ट डे 38 अगस्त, 30 अगस्त को 2013 को इसे ऑफिशियल गजट में डाल दिया गया, और जिस दिन ये ऑफिशियल गजट में डाला ये पूरे इंडिया पे अप्लीकेबल है। यहाँ पर एक और बात ध्यान रखने वाला है, कंपनीज एक्ट में तुम्हें पता होगा 470 सेक्शन है, तो क्या पूरे सेक्शन एक ही साथ अप्लीकेबल हो गए इंडिया पे, तो ऐसा नहीं है। इसको पार्ट वाइज किया गया, यानी थोड़ा पार्ट, थोड़े सेक्शंस 30 अगस्त को डाले गए, फिर टाइम टू टाइम धीरे धीरे और भी सेक्शंस लाते गए एंड उसको पूरे इंडिया पे अप्लीकेबल करवाते गए। अराउंड 98 सेक्शंस पहले जो है, 98 सेक्शंस जो है पहले वो डाले गए थे, उसके बाद फिर धीरे 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 जो है फिर एक्स्ट्रा और पूरे 470 सेक्शंस डाले गए। ये वैसे तो एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, बट हो सकता है कि एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। फिर बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी। अब ये जो एप्लीकेबिलिटी बता रहा है ना, ये एंटिटी वाइज बता रहा है, यानी अभी हम लोग ऊपर तो पढ़ लिए कि कंपनीज एक्ट पूरे इंडिया पे लगेगा, बट किस पे लगेगा, इंडिया पे किस पे, तो वो यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है कि इन इन लोगों पर, सॉरी इन इन एंटिटी पर कंपनीज एक्ट लगेगा। सबसे पहला दिया गया कि कंपनीज एक्ट कंपनी पे लगेगा, और कंपनी किसको हम लोग बोलते हैं, तो सेक्शन 2 क्लॉज 20 के अंदर डिफाइन, ठीक है। उसके बाद सेकेंड हम लोग पढ़ते हैं बैंकिंग कंपनी पे। अब तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि आखिर बैंकिंग कंपनी अलग से इसको क्यों लिस्ट में दिया गया है कि बैंकिंग कंपनी के ऊपर भी हम लोग कंपनीज एक्ट के प्रोविजन अप्लाई करेंगे, क्योंकि बैंकिंग कंपनी का एक खुद का एक्ट होता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। बैंकिंग कंपनी के ऊपर एक अलग से एक्ट बनाया गया है जिसको बैंकिंग कंपनी को फॉलो करना होता है, और उस एक्ट का नाम है BRA 1949। तो ये एक्ट बैंकिंग कंपनी पे लगेगा। इसके साथ साथ बैंकिंग कंपनी कंपनीज एक्ट 2013 भी फॉलो करेगा। बट ध्यान रखना, अगर इन दोनों एक्ट के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, यानी मान लो ये एक्ट कुछ और बोल रहा है और वो एक्ट कुछ और बोल रहा है, तो उस सिचुएशन में एक बैंकिंग कंपनी, लेट्स एग्जांपल एचडीएफसी के सामने कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि बैंकिंग कंपनी कुछ और बोल रहा है और कंपनीज एक्ट कुछ और बोल रहा है, तो एचडीएफसी किसकी बात मानेगा, तो एचडीएफसी उस सिचुएशन में बैंकिंग कंपनी की बात, बैंकिंग एक्ट की बात मानेगा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, यानी अपने पेरेंट एक्ट की बात एचडीएफसी सुनेगा। यहाँ पर वो कंपनीज एक्ट को इग्नोर कर देगा। बेसिकली बोले तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ओवर रूल कर जाएगा यहाँ पर कंपनीज एक्ट 2013 को।
थर्ड इज इंश्योरेंस कंपनी, सेम यही बात है, इंश्योरेंस कंपनी का भी खुद का एक एक्ट होता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट एक्ट 1999 IRDA। और सेम बात ऊपर वाली बात भी, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है इंश्योरेंस कंपनी में भी तो इंश्योरेंस कंपनी अपने पेरेंट एक्ट का बात मानेगा और कंपनीज एक्ट को इग्नोर मार देगा। फिर फोर्थ वन इज इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, सेम इसमें भी सेम बात, इलेक्ट्रिसिटी भी कंपनी का भी खुद का एक एक्ट होता है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, और ऊपर वाले बात भी सेम रहेगा। फिफ्थ वन, कोई ऐसा कंपनी जो कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है स्पेशल एक्ट के अंदर, जैसे कि हमारा ICAI, तो उस पर भी कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस लगेंगे। और लास्ट वन इज कोई कंपनी ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन पास करके बनाया गया है, तो वो भी जो है उस पर भी प्रोविजंस लगने हैं। अब देखो इसके एग्जांपल मैं दे देता हूँ, ऐसे कौन से कंपनी बनाए गए हैं। तो देखो एक FCI है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ना ही है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इन पे भी कंपनीज एक्ट लगना है। सेक्शन 1 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब बात करते हैं सेक्शन 2 की। तो सेक्शन 2 में बस डिफिनेशन से तुम्हें पता होगा, टोटल 95 डिफिनेशंस कंपनीज एक्ट में दिए हुए हैं। क्या तुम्हें सारे पढ़ने हैं CA इंटर में? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, सारे डिफिनेशंस इंपॉर्टेंट नहीं होते, कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस है जो अभी मैं करवाऊंगा वो तुम मेरे साथ साथ करोगे। सबसे पहले पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कंपनी। हमने समझ लिया कि कंपनी कितने तरह के होते हैं, अब हम लोग समझेंगे कि कंपनी के कितने टाइप्स होते हैं। सबसे पहला टाइप होता है कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी के बेसिस पे 3 तरह का कंपनी होता है। पहला, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। इसका डिफिनेशंस बोले तो सेक्शन 2 क्लॉज 22। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में क्या होता है, मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड रहता है अप टू द अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स। लेट सपोज मैंने रिलायंस से 100 रुपये के शेयर्स लिए और मैंने 80 रुपये पे कर दिया है, तो रिलायंस मेरे से बस 20 रुपये का और डिमांड कर सकता है, उससे ज़्यादा के लिए मैं लायबल नहीं हूँगा। और ये जो 20 रुपीज़ बचेगा, ये रिलायंस लाइफ में कभी भी किसी भी टाइम रिलायंस मेरे से डिमांड कर सकता है, बस इतनी सी बात बोला जाता है। फिर दूसरा है गारंटी कंपनी। कौन सा कंपनी? गारंटी कंपनी। इसका सेक्शन है सेक्शन 2 क्लॉज 21। सो बात करते हैं अब गारंटी कंपनी में। इसमें क्या होता है, इसमें जो मेंबर होता है ना, मेंबर गारंटी देता है कंपनी को कि जब भी कंपनी वाइंड अप होगा तो कंपनी को मेंबर 1 लाख रुपए या फिर जो भी अमाउंट गारंटी करेगा उतना देगा। लेट सपोज मैं गारंटी कंपनी का मेंबर हूँ, मैं क्या बोलूँगा, मैं कंपनी को 50,000 रुपये दूंगा जब भी कंपनी वाइंड अप में जाएगा। तो जब भी कंपनी वाइंड अप होगा तो कंपनी मेरे से 50,000 रुपये मांग सकता है, ये मेरा लायबिलिटी हो जाएगा। 50,000 से मैं 1 रुपया ना दूँ। और यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो अमाउंट है ना, ये सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम पे ही कंपनी डिमांड कर सकता है मेंबर से। यानी जैसे शेयर्स वाले में कंपनी कभी भी शेयर्स मंगवा सकता था, शेयर के अनपेड अमाउंट मंगवा सकता था, यहाँ पर वो सिचुएशन नहीं है। यहाँ जब कंपनी वाइंड अप होगा तभी पैसा देना है। अब मान लो, लेट सपोज ये एक कंपनी है, गारंटी कंपनी, AKG लिमिटेड, AKG प्राइवेट लिमिटेड, ये एक कंपनी है एंड मैंने इस कंपनी में प्रॉमिस किया है, लेट सपोज अब इसमें मैंने कंट्रीब्यूशन करने का वादा किया था, यानी मैंने गारंटी दिया था कि मैं 1 लाख रुपए दूंगा, बट ये तो कंपनी सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम डिमांड कर सकता है। अब लेट सपोज मैंने ये कंपनी छोड़ दिया, सीज, मैंने कंपनी ही छोड़ दिया, तो क्या अब मैं लायबल हूँगा 1 लाख रुपए पे करने के लिए? तो देखो, अगर एक मेंबर कंपनी छोड़ देता है, लीव कर जाता है, और लीव करने के विदिन 1 ईयर कंपनी वाइंड अप में चला जाता है, तो ये मेंबर स्टिल लायबल होगा पे करने के लिए। अगर 1 साल के बाद अगर होता है तो फिर ये मेंबर लायबल नहीं होगा, लेकिन 1 साल के अंदर अंदर कंपनी वाइंड अप में चला जाता है, तो जो मेंबर छोड़ के गया भी है पिछले 1 साल में, तो उससे भी हम लोग कॉन्ट्रीब्यूशन मंगवा सकते हैं। उसके बाद आता है थर्ड वन इज अनलिमिटेड कंपनी, डिफाइंड अंडर सेक्शन
टू क्लॉज 92 के अंदर। अब ध्यान रख, अनलिमिटेड कंपनी में लोग सोचते हैं क्या कि मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है, बट ऐसा नहीं है। जब तक कंपनी चल रहा है, जब तक कंटिन्यूशन है, बिजनेस चल रहा है, तब तक मेंबर्स का लायबिलिटी लिमिटेड ही रहता है। सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम पे जब कंपनी बंद होने लगे और कंपनी के एसेट्स कम पड़ जाएं, लायबिलिटी ज़्यादा हो जाए, तो उस सिचुएशन में मेंबर्स का लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाता है, मेंबर्स को पैसे चुकाने पड़ते हैं। बाकी सारे टाइम पे मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड ही रहता है। अब यहाँ पे एक दो बात ध्यान रखने वाला है। लेट सपोज ये मैं हूँ एंड मैं एक अनलिमिटेड कंपनी का मेंबर हूँ एंड मैंने कंपनी छोड़ दिया और मेरे पास जो शेयर्स थे वो मैंने मिस्टर एक्स को ट्रांसफ़र कर दिए, ठीक है। उसके बाद 1 साल के अंदर अंदर वाइंडिंग अप होता है, कंपनी बंद होने लगता है एंड कंपनी जैसे बंद होता है, मेंबर्स कंपनी के एसेट्स कम पड़ जाते हैं, कंपनी के एसेट्स शॉर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो उस सिचुएशन में मिस्टर एक्स की लायबिलिटी हो जाती है अनलिमिटेड। कंपनी मिस्टर एक्स को बोलता है कि भैया 1 लाख रुपए कम पड़ रहा है, आपका लायबिलिटी अनलिमिटेड है, 1 लाख रुपए हमें दे दीजिए। अब मान लो मिस्टर एक्स के पास इतने पैसे थे ही नहीं, मिस्टर एक्स सिर्फ 50,000 रुपये ही दे पाया। तो उस सिचुएशन में क्या कंपनी मेरे से डिमांड कर सकता है कि आप 50,000 दीजिए? बिल्कुल वो मेरे से डिमांड कर सकता है। यानी एक इंसान अनलिमिटेड कंपनी में अपने शेयर्स ट्रांसफ़र करके कंपनी छोड़ देता है, बट वाइंड अप के टाइम में वो इंसान अगर पे नहीं कर पाता है डेप्ट, तो कंपनी मेरे से डिमांड कर सकता है। भले ही मैं फॉर्मर मेंबर हूँ, बट मेरे से जो रेस्ट अमाउंट 50,000 है वो कंपनी डिमांड कर सकता है, मेरा स्टिल अनलिमिटेड लायबिलिटी होगा। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर कंपनी लायबिलिटी के बेसिस पे ख़त्म होता है। फिर हम लोग पढ़ते हैं कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर। 4 तरह के कंपनी होते हैं। सबसे पहला सेक्शन 2 क्लॉज 68 के अंदर प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी एक ऐसा कंपनी होता है जिसमें मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल प्रिस्क्राइब होता है, मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल प्रिस्क्राइब। प्राइवेट कंपनी एक ऐसा कंपनी है जिसमें कुछ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल होना चाहिए जो प्रिस्क्राइब्ड है, बट पता है अभी तक ऐसा कुछ प्रिस्क्राइब्ड ही नहीं है। यानी कितना भी पेड अप शेयर कैपिटल हो उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और प्लस इसके आर्टिकल्स में 3 चीज़ होनी चाहिए। क्या क्या? सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। रिस्ट्रिक्शन किस पर? शेयर के ट्रांसफ़र पर। यानी तुम शेयर ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो तुमको कुछ कंडीशंस को फॉलो करना होगा। उसके बाद दूसरा प्रोहिबिशन होना चाहिए। प्रोहिबिशन किस चीज़ का? कि तुम पब्लिक से पैसा नहीं मंगवा सकते, पब्लिक से तुम पैसे नहीं रेस कर सकते। एंड थर्ड इज कि मैक्सिमम ओपीसी को अगर छोड़ दो, एक्सेप्ट ओपीसी, मैक्सिमम जो है वो 200 मेंबर हो सकते हैं। एंड इस 200 के मेंबर में 2 बात ध्यान रखना, एम्प्लॉई जिसको शेयर्स मिले थे जब वो कंपनी में एम्प्लॉय था तो वो काउंट नहीं होगा। कोई एक्स एम्प्लॉय है जिसको शेयर्स मिले थे जब कंपनी में वो एम्प्लॉय था और उसके बाद उसने कंपनी छोड़ दिया, बट शेयर्स तो उसको कब मिले थे? जब कंपनी में एम्प्लॉय था तभी, तो ये भी काउंट नहीं होगा। बट एक एग्जांपल मैं देता हूँ। मान लो मैं एम्प्लॉय था रिलायंस का एंड मेरे को शेयर्स मिले, मैंने कंपनी छोड़ दिया, मैं काउंट नहीं हो रहा हूँ, ठीक है। बट मान लो मैंने कंपनी छोड़ने के बाद जो शेयर्स मेरे को एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे मिले थे वो मैंने बेच दिया और फिर नए शेयर्स परचेज किए, तो क्या अब मैं काउंट होऊंगा 200 के लिमिट में? हाँ, तब मैं काउंट होऊंगा। उसके बाद एक और बात ध्यान रखना, अगर मान लो कोई ज्वाइंट होल्डर्स है, यानी 2 इंसान मिलकर शेयर होल्ड कर रहे हैं, तो उसको हम लोग 2 मेंबर ना ट्रीट करके 1 मानेंगे, ठीक है। कोई 2 इंसान मिलकर शेयर्स होल्ड कर रहे हैं तो 2 काउंट ना करके उसे 1 काउंट करेंगे। अब यहाँ ध्यान रखना, ये चीज़ तो तुमने फाउंडेशन में भी पढ़ा था, बट एक्स्ट्रा क्या है? तो देखो, कंपनी के शेयर्स ट्रांसफ़र तो कर सकते हैं मेंबर्स, कंपनी के जो मेंबर्स हैं वो शेयर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बट कुछ कंडीशंस पे। वो कंडीशंस क्या क्या हैं? तो देखो, तुम्हारे मॉड्यूल में तो नहीं दिया हुआ है कि कंडीशंस क्या है। बेसिकली ये जो है आर्टिकल्स में लिखे रहते हैं कि किस किस कंडीशंस को सेटिस्फाई करने के बाद कंपनी अपने शेयर्स ट्रांसफ़र कर सकता है। तो ये आर्टिकल्स में लिखे रहते हैं, तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट मैं फिर भी 2 पॉइंट बता देता हूँ कि अगर एग्जामिनेशन में अगर कभी आ जाए तो फिर तुम उसको लिख सकते हो। सबसे पहला, एक एम्प्लॉय अगर अपना शेयर्स बेचना चाहता है तो वो सिर्फ कंपनी के मेंबर को ही बेच सकता है, आउटसाइडर को नहीं बेच सकता। दूसरा कंडीशन कि
कोई भी मेंबर अगर शेयर्स बेचना चाहता है, ट्रांसफ़र करना चाहता है, तो भैया सिंपली देखो उसको पहला नोटिस जो है वो मेंबर को ही देना चाहिए। यानी एक मेंबर अपने शेयर्स अगर ट्रांसफ़र करना चाहता है तो पहले वो कंपनी के मेंबर्स को ही नोटिस देगा कि क्या तुम लोग मेरे शेयर्स परचेस करोगे। अगर वहाँ से कोई एक्सेप्टेंस नहीं आया तब फिर वो बाहर जाएगा, तब वो आउटसाइड जाकर बेचेगा। उसके बाद ध्यान रखना है यहाँ पर कंपनी लियन एक्सरसाइज कर सकता है। अगर तुमने कोई पेमेंट वगैरह नहीं किया या फिर तुमने कॉल वगैरह मंगवाया गया बट तुमने पेमेंट नहीं किया तो वहाँ पर कंपनी लियन भी एक्सरसाइज कर सकता है। एंड इसके अलावा भी 2-3 कंडीशंस हैं बट वो आर्टिकल्स में लिखे, तुम्हें पढ़ने का ज़रूरत नहीं है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर देखो सिलेबस में तो नहीं है, तुम्हारे मॉड्यूल में खोज लेना, कहीं नहीं मिलेगा। फिर बात करते हैं हम लोग सेक्शन 2 क्लॉज 71 के बारे में। ये बात करता है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी एक ऐसा कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है और डिफिनेशन में यही बात लिखा हुआ है। और जितने भी तुमने ये आर्टिकल्स में रिस्ट्रिक्शंस एंड प्रोहिबिशंस वाली बात पढ़ी ना, वो सारे कुछ इस कंपनी के फीचर्स बन जाएंगे। तो अगर कभी वन शॉट लिखने आए, मतलब वन शॉट लिखने आए अगर, तो फिर जितने भी मैंने रिस्ट्रिक्शंस जो बताया प्राइवेट कंपनी में, उसको बस एज अ फीचर्स लिख के दिखा देना पब्लिक कंपनी का। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, कोई सब्सिडरी कंपनी है अगर, अब सब्सिडरी कंपनी क्या होता है वो आगे मैं बताऊंगा, अभी बस ऐसा समझ लो कोई भी सब्सिडरी कंपनी है अगर पब्लिक कंपनी का, तो उसको डीम्ड पब्लिक कंपनी हम लोग मान लेते हैं, उसको भी हम लोग मान लेते हैं डीम्ड पब्लिक कंपनी। भले ही वो प्राइवेट कंपनी क्यों ना हो, वो नॉर्मली अपने प्राइवेट कंपनी जैसा ही काम करेगा बट कॉन्सोलिडेशन पर्पस के लिए हम उसको डीम्ड पब्लिक कंपनी मान लेते हैं। फिर नेक्स्ट आता है सेक्शन 2 क्लॉज 62 के अंदर ओपीसी। ओपीसी एक प्राइवेट कंपनी का ही अलग फॉर्म है। ठीक है, प्राइवेट कंपनी ओपीसी मेनली एक प्राइवेट कंपनी है बट इसमें मेन बात अलग क्या है, इसमें सिर्फ एक मेंबर होते हैं, सिंगल मेंबर, सिर्फ एक ही इंसान होता है जो कि कंपनी खोलता है। अब यहाँ पर ध्यान रखना, इसके बारे में डिटेल में तुमको चैप्टर 2 इनकॉर्पोरेशन के बारे में दिया हुआ है। ऑलरेडी मैंने चैप्टर 2 पढ़ाया है एंड उसमें मैंने ओपीसी को पढ़ाया ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैं चैप्टर 1 में ही यहीं पर 7 चीज़ कनेक्ट करके दे देता हूँ। ठीक है, वहाँ क्यों बेफालतू का क्लास सेक्शन 3 से पढ़ना है, वो ऑलरेडी मैंने करवा दिया, तो इसलिए मैं यहाँ ओपीसी को अभी करवाऊंगा डिटेल में। तो अगर तुम मॉड्यूल खोलोगे और ओपीसी के बारे में तुमको नहीं मिले तो ये मत सोचना कि ये मैंने कहाँ से पढ़ा दिया। चैप्टर 2 खोलना, उसमें तुमको ओपीसी के बारे में डिटेल में रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर कनेक्ट होता है रूल 3 एंड 4 ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल। तो देखो ओपीसी में एक मेंबर होता है, वो मेंबर इंडियन सिटीजन होना चाहिए और इंडिविजुअल होना चाहिए, यानी इंसान होना चाहिए। अब एक बात ध्यान रखना, अब वो रेसिडेंट हो या ना हो इस चीज़ से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये चेंज हो चुका है। पहले क्या था, रेसिडेंट बनने के लिए 120 डेज इंडिया में रहना पड़ता था बट अब ये सब कोई मतलब नहीं है, ये सब हटा दिया गया है मॉड्यूल से। तो अब सिंपल सा 2 कंडीशन है कि इंडियन सिटीजन होना चाहिए, इंडिविजुअल होना चाहिए। रेसिडेंट हो ना हो फ़र्क नहीं पड़ता, वो मेंबर बन सकता है ओपीसी का, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्योंकि ओपीसी में सिर्फ एक ही इंसान है तो ऑब्वियस सा बात है अगर इसका डेथ हो गया तो फिर कंपनी चलाएगा कौन। तो इस सिचुएशन में इस कंपनी ओपीसी में नॉमिनी भी अपॉइंट किया जाता है और नॉमिनी वो इंसान होता है जो कंपनी के मेंबर को अगर कुछ हो जाए तो फिर वो मेंबर बन जाता है। अब ये नॉमिनी के लिए भी ये सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी उसको भी ये चीज़ कंडीशन फुलफिल करना होगा अगर नॉमिनी जैसा अपॉइंट होना है तो। अब देखो नॉमिनी जो अपॉइंट होगा वो अपना रिटन कंसेंट देगा और कंसेंट देगा किसमें, INC 3 के फॉर्म में। ठीक है, अब ये नॉमिनी जो है इसको रिमूव किया जा सकता है, ऑब्वियस सा बात है, रिमूव किया जा सकता है मेंबर के द्वारा, या नॉमिनी खुद भी अपना कंसेंट वापस लेके बोलेगा कि अब मेरे को नॉमिनी नहीं बनना, तो वो भी ये चीज़ कर सकता है। या हो सकता है कि नॉमिनी में हो सकता है कि मेंबर का डेथ हो जाए तो नॉमिनी मेंबर बन जाए। इन तीनों सिचुएशन में अगर तुम देखो तो नॉमिनी का जगह खाली हो रहा है, मेंबर नॉमिनी को रिमूव कर दे तो नॉमिनी का जगह खाली हो जाएगा, कंसेंट अगर हटना नॉमिनी हटा दे तो नॉमिनी का जगह खाली हो जाएगा, या फिर नॉमिनी मेंबर बन जाए तो नॉमिनी का जगह खाली हो जाएगा। इन तीनों सिचुएशन में
15 दिन के अंदर अंदर नया नॉमिनी अपॉइंट करना है। और फिर ये बात रजिस्ट्रार को भी बता देना है INC4 के फॉर्म में, और इसके साथ INC3 भी जाएगा क्योंकि उसमें कंसेंट रहेगा। INC4 फॉर्म रजिस्ट्रार को फाइल होगा, अटैचमेंट में INC3 जाएगा कि हमने कंसेंट ले लिया। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट बात। एक एक पर्सन एक ही ओपीसी का मेंबर बन सकता है और एक ही ओपीसी का नॉमिनी बन सकता है। एक से ज़्यादा ना वो किसी ओपीसी का मेंबर बन सकता है ना नॉमिनी बन सकता है। अब क्वेश्चन ये आता है, मान लो मैं हूँ ये AKG, मैं अपने ओपीसी का मेंबर हूँ। लेट सपोज मैंने अपना एक ओपीसी खोला है एंड मैं उसका मेंबर हूँ, और मेरे एक फ्रेंड ने ओपीसी खोला है एंड उसमें मैं नॉमिनी हूँ। ठीक है, क्या ये मैं कर सकता हूँ? हाँ, ये मैं कर सकता हूँ। लेट सपोज मेरा फ्रेंड मर गया, तो अब मैं नॉमिनी से क्या बन जाऊंगा? मेंबर बन जाऊंगा। तो इस सिचुएशन में देखो, मैं 2 ओपीसी का मेंबर बन गया हूं, लेकिन क्योंकि मैं यहां पर 2 ओपीसी का मेंबर बना हूं बाय वर्च्यू ऑफ नॉमिनी, क्योंकि मैं नॉमिनी के कारण मेंबर बना हूं, मैं इंटेंशनली तो मैंने 2 ओपीसी में मेंबर नहीं बना, क्योंकि मैं एक में नॉमिनी था और जो मेंबर था वो मर गया, तो अब मैं 2 में मेंबर बन चुका हूं। तो लॉ मेरे को 180 डेज का टाइम देता है और बोलता है 180 डेज के अंदर तुमको कंपाइल करना पड़ेगा इस कंडीशन से। सो मेरे को 180 डेज दिया गया है कंपाइल करने के लिए, और मेरे को कंपाइल करके ये करना होगा, एक ओपीसी में मेंबर और एक ओपीसी में ज़्यादा से ज़्यादा नॉमिनी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान रखो, ओपीसी कभी भी ओपीसी इजिली कन्वर्ट हो सकता है प्राइवेट कंपनी में, पब्लिक कंपनी में, बट कभी भी वो सेक्शन 8 कंपनी में ना कन्वर्ट हो सकता है, ना सेक्शन 8 कंपनी जैसा फॉर्म हो सकता है। प्लस वो NBFC जैसा काम नहीं कर सकता। NBFC बोले तो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो लोन वगैरह देता है, बट ये बैंक नहीं होते। जैसे कि एग्जांपल में रियल लाइफ में ले लो, मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन देता है, क्या वो बैंक है? नहीं है। तो वैसा काम ओपीसी नहीं कर सकता, और सेक्शन 8 कंपनी में वो कन्वर्ट भी नहीं हो सकता। इतनी बातें लिखा हुआ है ओपीसी में। इसके साथ हमने कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर में बचा अब हमारे पास सिर्फ एक बचा, स्मॉल कंपनी। हाँ, स्मॉल कंपनी। चलो, डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 85 के अंदर स्मॉल कंपनी एक ऐसा कंपनी है जो पब्लिक कंपनी नहीं है। पहली बात ही ये लिखा हुआ है कि स्मॉल कंपनी कभी पब्लिक कंपनी नहीं हो सकता। दूसरा बात, स्मॉल कंपनी में मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितना होना चाहिए? 4 करोड़, और टर्नओवर पिछले साल कितना होना चाहिए? 40 करोड़। यानी इनको एक्सीड नहीं करना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल है, प्लस है यहाँ पर, या फिर टर्नओवर है, तो वो स्मॉल कंपनी के क्राइटेरिया के अंदर फुलफिल नहीं होगा। अब ध्यान रखना, इस 4 करोड़ के लिमिट को बढ़ाकर फ्यूचर में 10 करोड़ तक किया जा सकता है, बट अभी 4 करोड़ ही है। एंड इस 40 करोड़ को बढ़ाकर फ्यूचर में 100 करोड़ तक किया जा सकता है, बट अभी ये क्राइटेरिया 4 एंड 40 है। ठीक है, 4 एंड 40 है। अब ध्यान रखना, कुछ एक्सेप्शंस दिए हुए हैं, यानी कुछ कंपनी जिसको स्मॉल कंपनी नहीं बनने दिया जाएगा, भले वो ये थ्रेशोल्ड भी मिट क्यों ना करते। कौन कौन? सबसे पहला, सेक्शन 8 कंपनी कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकता। दूसरा, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, अब ये क्या होता है आगे मैं बताऊंगा अभी, तो ये भी कभी भी सेक्शन 8 कंपनी नहीं बन सकता। एंड तीसरा, कोई भी स्पेशल एक्ट के द्वारा बनाया हुआ कंपनी जैसे कि ICI, तो वो भी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकता, और पब्लिक कंपनी भी नहीं बन सकता, वो ऊपर तुमने पढ़ लिया। उसके बाद अब हम लोग पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल के बेसिस पे अब कंपनी कितने तरह के होते हैं? तो सबसे पहला होता है होल्डिंग कंपनी, डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 46 के अंदर। होल्डिंग कंपनी एक ऐसा कंपनी होता है जिसका एक या एक से ज़्यादा सब्सिडरी कंपनी होता है। ठीक है, बस इतना सही डिफिनेशन लिखा है। क्वेश्चन ये आता है कि सब्सिडरी कंपनी क्या होता है, तो ये डिफाइन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 87 के अंदर सब्सिडरी कंपनी एक ऐसा कंपनी होता है जिसमें कोई अदर कंपनी, कोई दूसरा कंपनी मोर देन 1/2 ऑफ इट्स वोटिंग पावर
अगर कोई कंपनी दूसरे कंपनी में 1/2 यानी एटलीस्ट 50% से ज़्यादा वोटिंग पावर होल्ड कर रहा है तो उसको हम लोग उसकी सब्सिडरी कंपनी मान लेते हैं। या फिर वैसा कंपनी जो कंपोजिशन ऑफ बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर कंट्रोल कर रहा है, यानी 10 में से 8 डायरेक्टर कोई दूसरे कंपनी का है तो भैया वो कंपनी का इन्फ्लुएंस है उसमें, तो हम उस कंपनी को सब्सिडरी मान लेते हैं और जो ऊपर वाली कंपनी है उसको हम लोग होल्डिंग कंपनी मान लेते हैं। इसका एक मैं एग्जांपल लिख के देता हूँ। लेट सपोज ये कंपनी 1 है एंड ये एक कंपनी 2 में होल्ड कर रहा है 51%। तो क्या ये कंपनी सब्सिडरी कंपनी है? ये सब्सिडरी कंपनी हो गया और ये होल्डिंग कंपनी हो गया, ठीक है। अब मान लो ये सब्सिडरी कंपनी दूसरे कंपनी 3 में 60% होल्ड कर रहा है, तो उस सिचुएशन में कंपनी 3 इसकी सब्सिडरी कंपनी है और ये होल्डिंग कंपनी है, बट कंपनी 1 की भी ये सब्सिडरी कंपनी माना जाएगा। डीम्ड सब्सिडरी इसको हम लोग मान लेंगे, यानी एक सब्सिडरी का अगर सब्सिडरी कंपनी है तो जो सबसे ऊपर में होल्डिंग कंपनी है उसका डीम्ड सब्सिडरी कंपनी हम लोग मान लेते हैं। एंड एक और बात यहाँ ध्यान रखना कि एक कंपनी मैक्सिमम 2 लेयर तक सब्सिडरी कंपनी रख सकता है सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन, बट ये तुम्हारे मॉड्यूल में नहीं दिया हुआ है तो इसमें मैं डिटेल में नहीं घुसूंगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। एंड एक मिनट देख लेता हूँ और कोई एक्स्ट्रा चीज़ इसमें तो नहीं लिखा हुआ है। हाँ, ये जो 50% काउंट करना है ना वोटिंग पावर, ये इक्विटी शेयर्स को देखना है या फिर कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स जिसके पास वोटिंग पावर है उनको कैलकुलेट करके काउंट करना है, जिनके पास वोटिंग पावर है, ठीक है। होल्डिंग ऑन। और अब जो थर्ड कंपनी है वो है सेक्शन 2 क्लॉज 6 के अंदर एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी एक ऐसा कंपनी है, एक कंपनी 1 जब दूसरे कंपनी 2 में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होल्ड करे। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बोले तो एटलीस्ट 20% जो है, अगर कंपनी शेयर कैपिटल है कंपनी के पास तो 20% पेड अप शेयर कैपिटल का, और अगर शेयर कैपिटल नहीं है कंपनी के पास तो वोटिंग पावर का 20% अगर होल्ड करे, एटलीस्ट 20%, तो हम एक कंपनी को उसकी एसोसिएट कंपनी मान लेते हैं। अब यहाँ ध्यान रखना ज्वाइंट वेंचर भी इसमें इंक्लूड है, यानी लेट सपोज एक कंपनी दूसरे में 50% होल्ड कर रहा है तो वो भी उसका एसोसिएट ही माना जाएगा, बट इसमें सब्सिडरी कंपनी इंक्लूड नहीं है। क्यों इंक्लूड नहीं है? ऑब्वियस सा बात है, अगर वो सब्सिडरी कंपनी हो जाएगा तो फिर वो सब्सिडरी कंपनी के डिफिनेशन में चल जाएगा, तो फिर वो एसोसिएट कंपनी थोड़ी कहलाएगा। तो सिंपल सा बात है। ध्यान रखना यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आया था, उस नोटिफिकेशन में लिया गया है कि कोई अगर एक कंपनी दूसरे कंपनी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस भी क्यों ना होल्ड कर रहा हो, लेकिन अगर वो फिडुशियरी रिलेशनशिप में होल्ड कर रहा है तो फिर हम उसको एसोसिएट कंपनी नहीं मानेंगे। फिडुशियरी रिलेशनशिप में एक कंपनी कितना भी होल्ड कर रहे हैं हम उसे एसोसिएट कंपनी नहीं मानने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल, और इसमें आता है एक सेक्शन 2 क्लॉज 52 जो बात करता है लिस्टेड कंपनी के बारे में। तो देखो, लिस्टेड कंपनी एक ऐसा कंपनी है जिसके शेयर्स किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं। और कैसे शेयर्स लिस्टेड हैं? तो इक्विटी शेयर्स लिस्टेड हैं या फिर कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स लिस्टेड है, यानी कोई ऐसा लिस्टेड कंपनी जिसमें प्रेफरेंस शेयर्स यानी एक ऐसा कंपनी जिसमें अपने इक्विटी शेयर्स या फिर प्रेफरेंस शेयर्स किसी भी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाया है तो हम उसको लिस्टेड कंपनी बोलेंगे। एंड इसका अपोजिट होता है अनलिस्टेड कंपनी, जिसका कोई बोले तो सेक्शन नहीं है। बस ध्यान रख लो, जो लिस्टेड नहीं है वो अनलिस्टेड है, सिंपल सा बात। जो लिस्टेड नहीं है वो अनलिस्टेड है। फिर बात करते हैं आगे हम लोग
यहाँ तक तुम्हारा टाइप्स ऑफ कंपनी पड़ गया। अब हम लोग सीधा सीक्वेंस फॉलो करते हैं। सबसे पहले अभी तक हमने कितना पढ़ा, चलो अब सीक्वेंस फॉलो करेंगे। अब यहाँ से हम लोग सीधा सीक्वेंस फॉलो करेंगे एंड तुम्हारा चैप्टर लगभग ऑलमोस्ट डन हो चुका है। सेक्शन 2 क्लॉज 5 डिफाइन करता है आर्टिकल्स को, कि आर्टिकल्स एक डॉक्यूमेंट है कंपनी का जो कि इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस बताता है और ये ऑल्टर भी हो सकता है टाइम टू टाइम। फिर आ जाता है सेक्शन 2 क्लॉज 6 जो कि ऑलरेडी हमने डन कर लिया है। फिर 2 क्लॉज 10 जो डिफाइन करता है बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर को। ये मेनली क्या हुआ, तो देखो इसका डिफिनेशन उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट फिर भी मैं करवा देता हूँ। बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर मतलब जब कलेक्टिवली सारे डायरेक्टर्स, कंपनी में जितने डायरेक्टर्स सब एक साथ बैठते हैं तो उसको हम लोग बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर बोलते हैं। फिर आ जाता है सेक्शन 2 क्लॉज 20, ऑलरेडी कंपनी तुमने कर लिया है। फिर आ जाता है सेक्शन 2 क्लॉज 21, गारंटी कंपनी कर लिया। 2 क्लॉज 22 कंपनी शेयर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स ऑलरेडी तुमने कर लिया। 2 क्लॉज 34 सिंपल है, ये डायरेक्टर को डिफाइन करता है। डायरेक्टर एक ऐसा इंसान होता है जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अपॉइंट किया जाता है। अब यहाँ पर तुम्हें उतना अंदर डिटेल में जाने का ज़रूरत नहीं है, ये CS एग्जीक्यूटिव में डिटेल में है, वहाँ डायरेक्टर तुम्हें डिटेल में पढ़ना है, बट यहाँ बस डिफिनेशन से एक बार कर लो। फिर 2 क्लॉज 40 ये इंपॉर्टेंट है जो बात करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। एक कंपनी को बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, चेंज इन इक्विटी, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, ये सब कुछ प्रिपेयर करना पड़ता है फाइनेंशियल ईयर जैसे ही ख़त्म होता है। सेक्शन 8 कंपनी के केस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना बन के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना पड़ता है। ये तुमने ऑलरेडी अकाउंट्स में बनाया भी होगा, फाउंडेशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे कुछ अजम्पशंस दिए गए हैं वो देख लो। एक डोरमेंट कंपनी, स्मॉल कंपनी, स्टार्टअप और एक और कौन सा कंपनी था, एक मिनट देख लेने दो। OPC, इन सब को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का ज़रूरत नहीं है। चाहे तो वो बना भी सकते हैं, ना चाहे तो वो नहीं भी बनाए, कोई उनको फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं सेक्शन 2 क्लॉज 41 जो बात करता है फाइनेंशियल ईयर के बारे में। एक कंपनी का फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और ख़त्म होता है 31 मार्च को नेक्स्ट ईयर जाकर। बट मान लो कोई एक कंपनी 1 जनवरी या उसके बाद 1 जनवरी या उसके बाद फॉर्म होता है तो उसका ईयर ख़त्म होगा नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर जाकर। बोले तो एग्जांपल ले लेता हूँ। लेट सपोज मैंने एक कंपनी खोला AKG प्राइवेट लिमिटेड 1 जन 2025 को, तो मेरा फाइनेंशियल ईयर एंड कब होना था, 31 मार्च 2025 को, बट नहीं होगा 21 मार्च 2025 को, मेरे को एक्स्ट्रा टाइम मिलेंगे। मेरा फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2026 को होगा। बस यही बात बोलता है। एक और बात, मान लो एक फॉरेन कंपनी है और उसका कोई सब्सिडरी कंपनी है, मान लो एक फॉरेन कंपनी है एंड उसका कोई सब्सिडरी कंपनी इंडिया में है, और लेट सपोज फॉरेन कंपनी कैलेंडर ईयर फॉलो करता है और इंडिया में फाइनेंशियल ईयर फॉलो हो रहा है, तो ये कंपनी जब कॉन्सोलिडेशन पर्पस के लिए यानी कॉन्सोलिडेशन करने के लिए अकाउंट्स मिलाकर दिखाने पड़ते हैं, तो कॉन्सोलिडेशन के लिए ये सब्सिडरी कंपनी भी कैलेंडर ईयर फॉलो कर सकता है। बस इसके लिए उसको CG को एप्लीकेशन फाइल करके अप्रूवल लेना होगा, सिर्फ कॉन्सोलिडेशन पर्पस के। फिर आ जाता है सेक्शन 2 क्लॉज 45 जो डिफाइन करता है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी एक ऐसा कंपनी है जिसमें एटलीस्ट 51% कौन होल्ड कर रहा है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या दोनों मिलकर, या एक गवर्नमेंट कंपनी, तो उसको हम लोग मानते हैं गवर्नमेंट कंपनी।
ध्यान रखना, कोई गवर्नमेंट कंपनी का अगर सब्सिडरी कंपनी है तो उसको भी हम लोग डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी मान लेते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत होगा नहीं। 45 के बाद आ जाता है सेक्शन 2 क्लॉज 52, ऑलरेडी हमने कर लिया है। 2 क्लॉज 62 ऑलरेडी कर लिया है। 2 क्लॉज 68 हमने कर लिया है। 2 क्लॉज 69 मैंने पिछले चैप्टर में पढ़वाया, बताया था प्रमोटर के बारे में, फिर से पढ़ लो। प्रमोटर वो इंसान होता है जो कंपनी को बनाता है, एग्जिस्टेंस में लाता है। लॉ उसको डिफाइन करता है। प्रमोटर वो इंसान होता है जिसका नाम या तो कंपनी के प्रोस्पेक्टस में होता है, या फिर एनुअल रिटर्न में होता है, या फिर वो कंट्रोल करता है कंपनी के अफेयर्स को, या फिर वो कंपनी को डायरेक्ट करता है, कंपनी के बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर को डायरेक्ट करता है। इन तीनों में से अगर वो कोई भी काम कर रहा है तो वो प्रमोटर है कंपनी का। बस ध्यान रखना वो ये काम प्रोफेशनल कैपेसिटी में ना कर रहा हो। प्रोफेशनल कैपेसिटी में बोले तो मान लो एक सीए है, तो सीए का तो ये काम ही है भाई, तो वो प्रमोटर नहीं कहलाएगा। बाकी जो इंसान प्रोफेशनल नहीं है और वो ये सब काम कर रहा है तो वो जो है प्रमोटर कहलाएगा। सेक्शन 2 क्लॉज 69 के बाद सेक्शन 2 क्लॉज 71 ऑलरेडी कर लिया है तुमने। 2 क्लॉज 85 ऑलरेडी कर लिया है तुमने। 2 क्लॉज 87 हो चुका है एंड 2 क्लॉज 92 भी हो गया। तो इसी के साथ तुम्हारा चैप्टर होता है एंड। तुमने प्रिलिमिनरी भी चैप्टर भी कर लिया। 3 चैप्टर मैंने तुम्हारे रिवीजन करवा दिए हैं, एलएलपी ये वाला और इसके बाद इनकॉर्पोरेशन। 1-2 दिन बाद मैं फेमा लाने वाला हूँ। चलो इसके मॉड्यूल के क्वेश्चन देख लो, अभी कुछ टाइम बचा हुआ है, चलो देख लेते हैं इसके मॉड्यूल के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करना क्योंकि एमसीक्यू इंपॉर्टेंट रहता है भाई, ध्यान रखना। एक कंपनी 3 जनवरी के बाद बना तो उसका फाइनेंशियल ईयर एंड कब होगा? 2023 में बनाए तो 2024 में एंड होगा 31 मार्च को, ठीक है। उसके बाद सी नंबर, पहला का सी आया। दूसरा का, रामा ने 6 फ्रेंड मिलकर एक कंपनी इनकॉर्पोरेट किया जिसमें 2 करोड़ पेड अप शेयर कैपिटल है और 40 करोड़ है। क्या ये 4/40 के लिमिट के अंदर है? द आंसर इज यस। तो क्या ये स्मॉल कंपनी है? द आंसर इज नो। क्यों? अबे यहाँ देखो, लिमिटेड है, लिमिटेड यानी ये पब्लिक कंपनी है और स्मॉल कंपनी कभी पब्लिक कंपनी बन ही नहीं सकता। तो यहाँ देखो, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मॉल कंपनी इज अप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो बी नंबर। उसके बाद अभिलाषा अमृता हैज इनकॉर्पोरेटेड अ नॉन प्रॉफिट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8। वन ऑफ हिज फ्रेंड हैज इन्फॉर्म दैट देयर कंपनी कैन बी कैटेगराइज्ड एज स्मॉल कंपनी। नहीं हो सकता, सेक्शन 8 कंपनी कभी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकता, एक्सेप्शन में दिया हुआ है, तो ये भी नहीं हो सकता। स्टेटस ऑफ स्मॉल कंपनी कैन नॉट बी अपॉन द प्रॉफिट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 कंपनी, ठीक है। और लास्ट, एसोसिएट कंपनी मतलब एटलीस्ट 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। तो सिंपल है भाई, एकदम ईजी है, देख लो आंसर देख लो। 31 मार्च 2024 बी नंबर, सी नंबर एंड ये भी सी नंबर। अब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देख लो। एमएनपी प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी रजिस्टर हुआ अंडर कंपनीज एक्ट और उसका पेड अप शेयर कैपिटल है 2 करोड़ और टर्नओवर है 60 करोड़, एक्सीड कर चुका है लिमिट। तो क्या वो स्मॉल कंपनी बन सकता है? तो वो स्मॉल कंपनी नहीं बन सकता क्योंकि यहाँ 60 करोड़ 40 करोड़ रहता तो फिर बन भी सकता था। वो लीड कर चुका है, एक्सीड कर चुका है। दोनों फुलफिल करने होते हैं, 4 + 40 दोनों फुलफिल करने हैं, एक फुलफिल करने से कुछ नहीं होगा। व्हाट विल बी योर आंसर इफ टर्नओवर ऑफ कंपनी इज 30 करोड़? तब तो हो जाएगा भाई, 2 और 30, तब तो वो स्मॉल कंपनी अवेल कर सकता है, सिंपल सा बात है। फ्लोरा फोना लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड एज पब्लिक कंपनी, तो उनके पास 230 मेंबर्स थे, ठीक है। अब वो कन्वर्ट होना चाहते हैं प्राइवेट कंपनी में, तो क्या मेंबर रिड्यूस करना पड़ेगा? चलो काउंट करते हैं। डायरेक्टर एंड रिलेटिव ये 50 तो काउंट होंगे, एम्प्लॉय ये 15 काउंट नहीं करना। 230 में 15 हटा दो, 230 में 15 हटा दो क्योंकि ये एम्प्लॉयज़ हैं तो इनको काउंट नहीं करना है प्राइवेट कंपनी में। एक्स एम्प्लॉय शेयर्स वर अलॉटेड व्हेन दे आर एम्प्लॉय, तो ये भी काउंट नहीं होंगे क्योंकि ये एक्स एम्प्लॉय है, लेकिन शेयर्स कब मिले? एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे। फिर 5 कपल बोले तो 10 आदमी हैं एंड शेयर्स कितने होल्ड कर रहे हैं? तो मतलब 5 कपल हैं तो 10 आदमी हैं, तो 10 काउंट तो करेंगे नहीं, हम 5 ही काउंट करेंगे। 5 हटा दो तो कितने हो गए? 230 में 20 10 30, तो 200 मेंबर ही हैं, तो रिड्यूस करने का ज़रूरत नहीं है। देख लो आंसर देख लो, पहले डिफाइन करना है, उसके बाद फिर कैन नॉट, ठीक है, और उसके बाद यस कर सकता है। और यहाँ डिफिनेशन में देख लो 200 ही मेंबर हैं,
50 डायरेक्टर तो काउंट होंगे ही होंगे, कपल को बस 5 काउंट करेंगे और अदर्स 145 काउंट होंगे। उन दोनों को एम्प्लॉय और फॉर्मर एम्प्लॉय को काउंट नहीं करना है। चैप्टर हो जाता है ख़त्म, इनके राइटिंग प्रैक्टिस कर लेना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट एंड बस पढ़ते रहो। एंड मेरे को कमेंट करके बताओ, मैं भाई पढ़ाए जा रहा हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि तुम लोग पढ़ रहे हो या नहीं। तो अगर तुम लोग मेरे को लाइक नहीं करोगे, कमेंट नहीं करोगे, मेरे को बताओगे नहीं, तो मेरे को लग रहा है मैं बस ऐसे आके बके जा रहा हूँ। तो इसलिए कमेंट वगैरह करके बताया करो भाई कि कैसा लगा वीडियो, तुम्हें समझ में आ भी रहा है कि नहीं, या फिर मेरे को कुछ और चेंजेस करने होंगे। तो मेरे को नहीं बताओगे तो फिर मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा। एंड बस इतना ही बोलूँगा, बस पढ़ लेना है इसको, राइटिंग प्रैक्टिस कर लेना, एक बार मॉड्यूल से भी रीडिंग मार लेना। कोई भी डाउट होगा नीचे टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, कहीं भी तुम पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बस पढ़ते रहो।